बात है इन हवाओं में, वरना साथ ही इन पंछियों का ना मिलता। ऐसा ही कुछ तो खास है उत्तर प्रदेश की इन हवाओं में, जहाँ बड़ी सादगी से इन घने जंगलों ने अपनी संस्कृति और सभ्यता को संजो कर रखा है, जिसे हम तेज रफ्तार भरी जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया हो, लहरों की तरह बहना सीखो। इस संदेश का जीवंत प्रतीक है प्रकृति से जुड़ी हवा के झोंकों की तरह स्वच्छंद जीवन शैली वाली थारू जनजाति से। थारू जनजाति की पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य कला और संस्कृति हमें ये याद दिलाती है कि हम जितना प्रकृति की ओर जाएंगे उतना ही जीवन के महत्व को समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं ये सफ़र, चलते हैं प्रकृति के करीब, जानते हैं थारू जनजाति की जीवन शैली, कला और संस्कृति को। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का अभिन्न अंग थारू जनजाति अपने स्वच्छंद रहन सहन, कला और संस्कृति के लिए जानी जाती है। प्रकृति के साथ जुड़ी और प्राकृतिक सरल जीवन शैली वाली थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बसी हुई है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई क्षेत्र, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में इनकी प्रमुख बस्तियां और गांव बसे हुए हैं। इस सफर में हमारा पहला पड़ाव है नेपाल सीमा से जुड़ा बलरामपुर। बलरामपुर जिले का तराई क्षेत्र यहाँ छोटी छोटी बस्तियों और कई गांवों में बसा हुआ है, थारू जनजातीय समुदाय के नाम से। बलरामपुर जिले के हैरैया, सतगरवा, तुलसीपुर, पचपेड़वा और गैसड़ी क्षेत्र के विकास खंड के थारू समुदाय के लोग खुद को वीर महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। इनका ये भी कहना है कि मुगलों से लड़ते समय महाराणा प्रताप यहाँ के जंगलों में आकर बसे थे, इसीलिए थारू समुदाय के घर घर में वीर महाराणा प्रताप पूजनीय हैं। मेरा नाम है राम सुंदर जी। मैं चंदनपुर गांव का निवासी हूं और पेशे से शिक्षक हूं सरकारी विद्यालय में। मास्टर जी, थारू संस्कृति और उनके वस्त्र, उनका रहन सहन, उनके भोजन के बारे में कुछ बताइए। हमारे थारू समुदाय के लोग जंगल के कछार पर, पहाड़ के तलहटी में, केवल यहाँ ही नहीं, हमने बिहार से लेकर के उत्तरांचल तक देखा है कि ये जंगल के बीच में जाकर के बसे हैं और पहाड़ के तलहटी में इनका निवास स्थान है। और जब जंगल में जब आदमी रहेगा तो जंगल से ही उसका ज़्यादा नाता संबंध रहेगा, क्योंकि जंगल के बीच में रहने से उसको जंगल पर ही, वन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। वनौषधि जैसे है या वन का सब्जी है, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग वन से ही ला करके उसका उपयोग करते हैं। तो कच्चा मकान बनाने के लिए हमको वन से ही लकड़ी लाना पड़ता है, वन से ही घास लाना पड़ेगा, खर लाना पड़ेगा, वन से बनकस काट करके उसके जो है रस्सी बना करके उसका छाजन करने के लिए, मतलब सारा चीज़ हम वन पर ही निर्भर थे। और हम ये कहते हैं कि अब वनों पर निर्भरता ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, वन को इतना दोहन नहीं करना चाहिए। वैसे दोहन तो हमारे समुदाय के लोगों ने नहीं किया, केवल उपयोग के लिए ही उन्होंने अपना उपयोगी सामान का ही उन्होंने उपयोग किया और अपने काम भर का ही सामान का उन्होंने वन से कोई भी सामान लाए हैं हमारे समुदाय के लोग। थारू समुदाय में शिक्षा का क्या महत्व है, वो भी बताइए। जब विद्यालय खुलना शुरू हुआ तो दूर दूर से लोग हमारे गाँव में, लगभग 8-8 किलोमीटर से दूर लोग बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। तो जब दूर से आते थे पढ़ने तो कम संख्या में लोग आते थे, लेकिन कई गांव के जब बच्चे आए पढ़ने तो वहाँ पर भारी मात्रा में संख्या जुट जाती थी। तो फिर जब संख्या ज़्यादा हो गई तो सरकार ने उसका मानक कुछ बदला, तो गांव-गांव में विद्यालय खोलना शुरू किया और शिक्षा का प्रचार प्रसार भी बढ़ा और आज लोग शिक्षा का महत्व भी समझ रहे हैं। अगर हम शिक्षित नहीं होते तो आज अध्यापक नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से लोग देखा देखी अब शिक्षा का महत्व समझ रहे हैं और शिक्षा से ही सारा चीज़ आदमी के अंदर परिवर्तन आ रहा है। मास्टर जी, थारू समुदाय में रोजगार का क्या साधन है? मूलतः थारू कृषि पर ही आधारित है, कृषि और पशुपालन। कृषि के अतिरिक्त
कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त जब खाली समय मिलता है तो वो लोग बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। अच्छा मास्टर जी, आप मुझे विवाह पद्धति के बारे में बताइए। जो आपके यहाँ विवाह की परंपरा होती है, बोला जाता है कि बहुत ही अलग तरीके से थारू समुदाय में विवाह होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। 1 दशक पहले हमारे माता पिता जा कर के किसी लड़की को मतलब देख लिए, लड़के से कोई मतलब नहीं रहता था। अगर माता पिता ने पसंद कर लिया बहू तो लड़के को स्वीकार करना पड़ता था। जैसे हम लोग हैं, हमारे माता पिता ने देख लिया बहू को, पसंद कर लिया और हम लोग उसको अंगीकार कर लिए, स्वीकार कर लिए। लेकिन अब वो परिवर्तन आ गया। आज ये है कि बिना लड़का वर पक्ष और उससे अधिक हम देखते हैं कन्या पक्ष वाले, वर और कन्या दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद अब शादी होती है, लेकिन फिर भी उसमें अभी भिन्नता है अन्य समुदाय के उससे। हमारे समुदाय में यह है कि थारू जब दूल्हा जब बनता है तो दूल्हे के साथ में एक गंजवा होता है, उसकी देखभाल करने वाला, और एक गंजिनिया होती है। लेकिन वो गंजिनिया जब तक रहेगी घर, केवल घर पर ही वो रहती है। तो लेकिन उसका काम यह है कि दूल्हे को तैयार करने के लिए, जब तक वो दूल्हा का वेशभूषा, उसका पोशाक, सारा चीज़ तैयार कर देगी, फिर उसका वहाँ पर रोल ख़त्म हो जाता है गंजिनिया का। फिर गंजवा जो होता है, गंजवा साथ में जाएगा और दूल्हे का समझ लीजिए कि एक प्रहरी की तरीक़े से उसकी देख रेख, उसकी सुरक्षा, उसका सारा चीज़, उसका ध्यान करना है उसको यहाँ तक कि कपड़ा कहीं ढीला पड़ गया या कुछ हो गया, उसका साफा खुल गया तो साफा बांधेगा, अगर मोजा पहनाना मोजा पहनाएगा, जूता पहनाना जूता पहनाएगा, फिर जूता अगर उतारना जूता उतारेगा। एक उसके सुरक्षा कर्मी से लेकर के उसके एक नौकर की तरीक़े से वो गंजवा का रोल होता है। और जब तक दुल्हन विदा नहीं हो जाएगी, दुल्हन को विदा करा करके वो गंजवा लेकर के आएगा घर पे, फिर वो देवस्थान पे लेकर के जाते हैं दुल्हन को। तो दुल्हन को जब देवस्थान पे लेकर के जाएंगे तो फिर वहाँ पर गंजिनिया का रोल आ जाता है। गंजिनिया फिर वो दुल्हन को गंजिनिया देखेगी, क्योंकि लेडीज़ को, जेंट्स को देखता है। जी, ये गंजवा और गंजवी क्या होता है मास्टर जी? हाँ, ये गंजवा गंजिनिया वर पक्ष का एकदम खून से रिलेटेड, खून से संबंधित, जैसे सगी बहन हो, सगे जीजा हो, सगी बुआ हो, सगे फूफा हो, यही बनते हैं। बिल्कुल घर का, बिल्कुल खून से संबंधित जो होगा वही है। मास्टर जी, भारत सरकार का क्या योगदान है थारू समुदाय के लिए? हमारे बिशुनपुर बिश्राम में एक थारू विकास परियोजना संचालित है, जो कि एक समुदाय के लिए वो काम करता है। वो पूरे परियोजना, उसका काम ही है कि केवल थारू, उसका नाम ही है थारू विकास परियोजना। थारू के विकास के लिए सारी योजना लाना और संचालित करना। थारू जनजाति के जीवन शैली में नृत्य और संगीत का बहुत महत्व है। कठिन परिश्रम भरे जीवन काल में सिर्फ इनका नृत्य और संगीत ही होता है जो इनमें ऊर्जा का संचार करता है। थारू जनजाति का एक लोक नृत्य है जिसमें पुरुष स्त्रियों की वेशभूषा में नृत्य करते हैं और इनके ज़्यादातर गीत जो हैं इनके स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। ये थारू जनजाति के जीवन और परंपरा से जुड़े गीत होते हैं। थारू के लोक नृत्य में सबसे प्रमुख है त्योहारों पर किया जाने वाला झुमरा या झूमर नृत्य। अलग अलग थारू समुदाय में इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस नृत्य में महिलाएं मादल वाद्य की ताल पर पारंपरिक गीतों पर नृत्य करती हैं। इस नृत्य को करते समय या त्योहारों पर थारू समुदाय की महिलाएं पारंपरिक आभूषण पहनती हैं, जैसे माथे पर मंगोरी, कानों में लंबे झुमके, बिजरी और सेहरा, गले में ताऊ और लंबे हेकल जिसमें चांदी के सिक्के लगे होते हैं, बाजू पर बिजायत और कलाई में जोड़ों में पहने जाने वाली पाछेला, छलिया और पहुंची, नाक में पारंपरिक फौंसी व नक्शा, पैरों में बड़े बड़े कड़े। थारू समुदाय के पुरुष लाठी नाच भी करते हैं। ये डांडिया रास की तरह होता है, पर इसको करने का तरीका और मान्यताएं अलग होती हैं। देवी को समर्पित इस नृत्य के गीतों में थारू संस्कृति की सरल जीवन शैली की झलक दिखाई देती है। थारू जनजाति की संस्कृति को सहेजने के लिए बलरामपुर के कैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के इमलिया कोडर गांव में करीब 16 करोड़ की लागत से थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इस संग्रहालय में थारू जनजाति की संस्कृति व लोक कलाओं को सहेजा जाएगा।
संग्रहालय का शिलान्यास स्वयं योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। संग्रहालय के निर्माण से न केवल थारू जनजाति की संस्कृति संरक्षित होगी, बल्कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। थारू समुदाय के लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। संग्रहालय बनने से इनकी संस्कृति संरक्षित होगी, साथ ही उसे विश्व पटल पर नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना से थारू जनजाति के बाहुल्य गांव का विकास कराने की योजना से बलरामपुर के थारू जनजाति के 19 गांव के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। थारू जनजाति कुदरत के साथ सदियों से अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए है। पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर इस जनजाति के आय के साधन संसाधन प्राकृतिक ही है, जैसे इनकी हस्तकला। हमारे इस परियोजना के माध्यम से जो है विकास योजनाओं के अंतर्गत हमारे यहाँ महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, जिसे सिलाई कढ़ाई के अंतर्गत आता है। और इस कढ़ाई के अंतर्गत ही ये इनको लाभान्वित करके और इनको जीवन उपार्जन हेतु उपार्जन हेतु इनको प्रशिक्षित किया जाता है। उनके द्वारा स्वनिर्मित ये सब चीज़ें हैं, इनका आर्थिक उपार्जन भी हो रहा है और इनको हम स्टेट लेवल पर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। महुराइन प्रजाति के पत्तों से बने दोना पत्तल की मांग बढ़ी तो बलरामपुर के पचपेड़वा क्षेत्र के जंगलवर्ती गांव की फोगही की थारू महिलाओं ने इसमें अपने लिए रोजगार तलाश लिया। अब ये जंगल से पत्ते तोड़कर उसे हाथों से मनचाहा आकार देती हैं और उनसे दोना, पत्तल, टेपरा, टिवरी, छतरी, बिस्तुर व खोली तैयार करती हैं। इस काम में पुरुष भी उनका हाथ बटाते हैं। उनके द्वारा तैयार किए गए दोना पत्तलों की बनावट व हरापन बाजार में बिकने वाले रेडीमेड दोना पत्तलों को मात दे रहे हैं। हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चल पड़े हैं। इस सफ़र का अगला पड़ाव है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील का एक बड़ा भाग उत्तरी खीरी वन प्रभाग और दुधवा नेशनल पार्क के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन्हीं घने जंगलों के बीच प्रवास करती है लखीमपुर खीरी क्षेत्र की थारू जनजाति। आज भी थारू जनजाति के लोग अपनी परंपरागत परिधान में ही गाँव में रहते हैं। तीज त्योहार में इसकी छटा भी दिखती है। दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में सदियों से आबाद थारू जनजाति समुदाय रंग और उमंग का त्योहार होली थारू गांव के लिए बहुत खास महत्व रखता है। इसे ये पूरे हर्ष और उल्लास के साथ में 1 महीने तक मनाते हैं। थारू जनजाति में 4 त्योहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं, जिन्हें इनकी भाषा में चराई, कजरी तीज, देवारी और होरी के नाम से जाना जाता है। थारू जनजाति की उत्पत्ति को लेकर कई तरह के मिथक या लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए हर क्षेत्र के थारू समुदाय की परंपराएं और मान्यताएं भी थोड़ी भिन्न हैं। पारंपरिक लोक नृत्य, लोक गीतों के साथ रंग गुलाल के साथ थारू जनजातीय समुदाय होरी पर्व मनाता है। अपनी परंपरागत आकर्षक पोशाक में थारू महिलाएं और पुरुष टोली बनाकर ढोलक, मृदंग, झांझ आदि वाद्य यंत्रों पर लुभावने होली गीत गाकर पारंपरिक लोक नृत्य करते हैं। साथ ही अपनी सीधी सरल भाषा में जब ये थारू समुदाय के लोग होली गीत गाते हैं तो देखने और सुनने वाले लोग भी थिरक उठते हैं। थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। थारू नवयुवक और नवयुवतियां अपनी विशिष्ट वेशभूषा में श्रृंगार रस से रंगे विभिन्न भाव भरे गीत गाते हुए ढोल एवं मृदंग की थाप पर नृत्य करते हैं। इनके ढोलक बजाने का ढंग और हाथ में मोर पंख या रुमाल लेकर नृत्य करते समय उनकी भाव भंगिमाएं मनोरम एवं रोचक लगती हैं। थारू समुदाय के लोग अपने वाद्य यंत्र भी स्वयं ही विशेष प्रकार से बनाते हैं। थारू समुदाय में मुख्य हिंदू त्योहार जैसे कि होली, दशहरा और दीपावली बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है।
पूरे भारत में जिस तरह से दीपावली के दिन में गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उसी तरह से थारू समुदाय में भी दीपावली के दिन में गणेश और लक्ष्मी के साथ पूजा करके दिए जलाए जाते हैं। थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा 3 टिकटी विवाह प्रथा प्रचलित है। थारुओं में दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने को पक्की पोड़ी कहा जाता है। थारू जनजाति के राना, कठौलिया और डगोरा धड़ों में आज भी महिलाएं ही परिवार की मुखिया होती हैं। शादी विवाह से लेकर अधिकांश संस्कार महिलाओं की ओर से ही पूरे किए जाते हैं। खेती और पशुपालन पर निर्भर थारू जनजाति खेती के लिए जैविक और पारंपरिक साधनों को ही प्राथमिकता देती है। थारू जनजाति के जिन परिवारों के पास अपने खेत हैं, वो खेतों के बीच में तालाब बनाकर मछली पालन भी करते हैं। पशुओं से मिलने वाले गोबर का प्रयोग मछलियों के भोजन के लिए और तालाब से निकलने वाला पानी खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। थारू समुदाय में धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। थारू समुदाय के पकवानों में 2 प्रमुख पकवान हैं, जिसे बरिया टिकरी और घोंगी कहते हैं। बरिया ढिकरी जो होता है, ये चावल के आटे का बना हुआ पकवान होता है। इसे चावल के आटे को उबालकर बनाया जाता है और इसे चटनी या सालन के साथ में खाया जाता है। उसी तरह से घोंगी जो होती है, एक खाद्य घोंगा होता है जो कि तालाब में, नदी में मिलता है और इसे हल्दी, धनिया, मिर्ची, लहसुन और प्याज के सालन और सब्जी के साथ में खाया जाता है। हमारे यहाँ होली मनाई जाती है और होली में बढ़िया वड़िया बनाई जाती है। वो मतलब रंग वंग खेला जाता है और दशहरा में जिसको ढिकरी बोलते हैं, ढिकरी बनाते हैं और मतलब अपने जो घर का जो देवी देवता होते हैं उनको ढिकरी चढ़ाया जाता है। और फिर क्या कहते हैं, वो एक छोटा छोटा करके पौधा रहता है, बेबरी बोलते हैं उसको, वो चढ़ाते हैं। मक्का के जेवरा बोए रहते हैं, उससे मतलब कहते हैं कि देवता बहुत खुश होते हैं। थारू संस्कृति को बढ़ावा देना और उसे संरक्षित करना उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। बदलते उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान की तलाश कर रही थारू जनजाति मुख्य धारा से जोड़ने की उत्तर प्रदेश सरकार और संस्कृति विभाग द्वारा नई पहल की गई है। थारू संस्कृति देश विदेश तक पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने होम स्टे स्कीम शुरू की है, जिसके द्वारा जनजातीय समुदाय का विकास हो और उनके गांव और संस्कृति दुनिया भर के सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बने। इस योजना के द्वारा जनजातीय समुदाय में रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं और उनका आर्थिक विकास भी हो रहा है, जिससे थारू जनजाति मुख्य धारा से जुड़ रही है। सैलानियों को इस योजना के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों को करीब से जानने का मौका मिलेगा और साथ ही उनकी प्रकृति से जुड़ी उनकी संस्कृति को भी समझने का मौका मिलेगा। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है आगे बढ़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। अगर आप शिक्षित हैं मैडम, तो वो शिक्षा के जो क्या कहा जाएगा, शिक्षा को जैसे आप एक पावर, वो इतना आपको पावर देगा, इम्यूनिटी पावर देगा, अंदर से पावर देगा। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, अपने हक के लिए आप वहाँ तक की जा सकते हैं, अपनी बात अगले तक की पहुँचा सकते हैं। जी, तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय मैडम मैं शिक्षा को ही दूंगा। थारू जनजाति के खान पान, इनकी संस्कृति, इनके वस्त्र और आभूषण, इनके लोकगीत और नृत्य सिर्फ मनोरंजन के साधन ही नहीं, ये प्रकृति से जुड़े रहने का एक माध्यम है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास सफल हो और थारू समुदाय के विकास की मुख्य धारा से जुड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर थारू जनजाति की संस्कृति को समझें और उसे सहेज कर, संजो कर, संरक्षित करने में अपना योगदान दें और थारू जनजाति की संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाएं।